पहाड़ों में जब चढ़ते हैं एक तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और बहुत सी ऐसा डेड बॉडीज वगैरह जो पुराने माउंटेनियर होते हैं तो उनको देख के आपको थोड़ा सा डर टाइप का लगता है कि फिर क्या फेस करते हैं आप उस टाइम पे? डेड बॉडीज जो आप बोल रहे हैं, आप माउंट एवरेस्ट में आज भी जाएंगे तो लगभग 1700 से लेके 2200 बॉडियां आज भी पड़ी हुई हैं। अरे वाह। और आप जितना ऊपर चढ़ेंगे उतना ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी का कम है। इसकी प्रैक्टिस आपको यहीं से करनी होगी। हर एक सेकेंड में आप अपनी जान के साथ खेल रहे आपके साथ कभी ऐसा कोई एक्सीडेंट फेस किया? हैं। दो साथी को 4 कंधों में लेके डेड बॉडी को नीचे कर रहे हैं। बट एवरेस्ट में ही 62 दिन क्यों लगता है? और एवरेस्ट में जाने के लिए आपके अंदर बहुत सारी ताकत, 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट है। वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत होती हैं, आपने कभी कोई चीज़ ऐसी फेस की है? और उसके पास में जब गए तो हमें ऐसा लगा कि उसके अंदर सोना या हीरे या जवाहरात इस टाइप के रखे हुए। बहुत तेज हवाएं चालू हुई और विंडो हमारी बंद चालू। तो जो साथ में दूसरा लड़का था और वो हवाएं फिर वो आवाज, तो हम लोगों ने फिर हिम्मत बांधी और 4 में से हम 2 लोग बचे। और जब हम 2 लोग उस जगह पे पहुंचे तो हमें वो मंदिर नहीं मिला। आपका स्वागत है माउंटेन मैन अंकित जी, लोकमंगल न्यूज ओरिजिनल पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कुछ बताइए अपने जीवन के बारे में। मैं जबलपुर के पास मंझौली के पास एक छोटा सा गांव है पड़रिया, वहाँ का रहने वाला हूँ। और बचपन से ही माउंटेनिंग का शौक था और आज माउंटेनिंग के क्षेत्र में अपने देश का नाम रोशन कर रहा हूँ। 7 महाद्वीप का लक्ष्य है जिसमें से 3 महाद्वीप मैं चढ़ चुका हूँ। अच्छा, आपकी फैमिली के बारे में कुछ? मेरे पापा, मतलब मैं एक मध्यम परिवार से हूँ। हम 4 लोग हैं, मम्मी पापा एक छोटी सिस्टर। पापा मेरे लेबर हैं और मम्मी हाउस वाइफ। अच्छा अच्छा, लेबर इन विच सेंस? प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। आपको ये माउंटेनियरिंग करने का शौक, जुनून कैसे आया? बचपन से ही हम बुक्स में पढ़ते थे, किताबों में, कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और पढ़ने के साथ साथ मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और मैं 2012 जब जबलपुर आया तो एनसीसी के दौरान हमें एक बेसिक माउंटेनिंग कोर्स के लिए सिलेक्शन किया गया। और उस दौरान मुझे डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा मैम के बारे में पता चला, जो कि विश्व की पहली दिव्यांग महिला हैं। और उनका पैर ट्रेन से कटा हुआ था और वो पहले ही ऐसी दिव्यांग महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में जाकर भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया है। तो उनकी वीडियोस देखी और मुझे ऐसा लगा कि उनके पैर नहीं हैं, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हैं। तो मेरे भगवान दोनों पैर दिए हैं और मुझे ऐसा लगता है मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने उसकी तैयारी करी, उनकी वीडियोस देखी और फिर उस साल से 2016 से मैंने माउंटेनिंग स्टार्ट करी। अच्छा, तो मतलब आपको बचपन से ही चढ़ने का शौक रहा? हाँ, मैं पहाड़ चढ़ने का शौक था अच्छा मुझे। अच्छा। तो आज अभी कंटिन्यू पहाड़ी चढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसा होता है कि ये आपने ठाना कि आपको माउंटेनियर बनना है, तो आपको फैमिली का, दोस्त का, सोसाइटी का, सबका सपोर्ट रहा आपको प्रॉपर? मैं बताया, मैं बहुत मध्यम परिवार से हूँ, तो मेरी फैमिली को तो अभी भी ये नहीं पता था कि ये कर क्या रहा है। अच्छा। पर जब मैं 2016 जबलपुर आया और माउंटेनिंग के बारे में पूरी चीज़ें पता चली कि बेसिक कोर्स होता है, एडवांस कोर्स होता है, उसके लिए मुझे दार्जिलिंग जाना होगा। हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट से मैंने कोर्स किया है। तो पैसे भी काफ़ी लगते हैं, माउंटेनिंग बहुत खर्चीला गेम है। अच्छा। उसके लिए फैमिली का सपोर्ट वैसे एज अ पैसों को लेके तो नहीं था, पर मम्मी पापा ने हमेशा सपोर्ट किया है कि आप करो। और जो फैमिली के साथ साथ जो सोसाइटी का सपोर्ट है, तो मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ अच्छा। और गांव में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब हो या जो स्पोर्ट्स में हो, जिनके कोई भी रिलेटिव, या तो वहां से निकलकर जबलपुर आना ये काफी कठिन रहा है। और फिर जबलपुर से माउंटेनिंग तक का सफर तो और ज्यादा कठिन रहा है, क्योंकि पूरा खर्चा माउंटेनिंग का अभी तक मैं लगभग 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुका हूँ अरे इस बाप रे। फील्ड में। तो बहुत सारे लोग सपोर्ट किए हैं पर वो सारे लोग जबलपुर के हैं, तो फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है। पर फैमिली हमेशा सपोर्ट में रहती है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम हो जाता है और हम आगे कंटिन्यू कर ही रहे हैं। अच्छा, ऐसा बहुत सी बार होता है कि मोटिवेट करने वाले 100 में से 10% लोग होंगे और 90% वो लोग होते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं कि यार अंकित तुम ये नहीं कर पाओगे, क्यों जा रहे हो, ये फालतू है, टाइम बर्बादी, इससे अच्छा कुछ और करो। तो ये सब चीजें भी आपने फेस की है? हाँ बिल्कुल, वो तो किसी भी फील्ड में आप कुछ भी ऐसी नई चीज स्टार्ट करते हैं तो अच्छा बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे, बुरा बोलने वाले हमेशा मिलेंगे। मतलब 90% लोग आपकी टांग खींचेंगे, 10% होंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। इस चीज को फेस करना तो आपको आना चाहिए और मैंने ये चीजें फेस करी हैं। हम ज्यादा दूर क्यों जाएं, खुद के रिश्तेदार ऐसे होते हैं, मतलब वो हमारी फैमिलीज में जाकर कि ये जो कर रहा है इसमें आगे फ्यूचर नहीं है, कैसे फ्यूचर बनेगा, पहाड़ चढ़ने से होता क्या है। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि इस फील्ड में बहुत कम लोग हैं और मध्य प्रदेश से तो बहुत कम नाम है। जबलपुर से मैं पहला लड़का हूँ इस फील्ड में। और मैंने जब ये टारगेट लिया कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, उसी दिन से मेरा सपना स्टार्ट हो गया
तब मैंने ये सारी चीज़ों को अलग रख दिया कि कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था केवल माउंट एवरेस्ट मुझे चढ़ना है, और माउंट एवरेस्ट के बाद मेरा जो करियर बनेगा इस फील्ड में बनेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव ये हर फील्ड में आता है। जो लोग नेगेटिव बोलते हैं या जो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं उनको भी सलाम करता हूँ, और जो लोग सपोर्ट करते हैं वो तो है, मतलब कि उनने जिस तरीके से मेरा सपोर्ट किया है, आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, उनके कारण पहुंचा हूँ। छोटे से गांव से निकलकर जबलपुर आना, और जबलपुर से आज इंडिया, और इंडिया के बाहर 3 महाद्वीप कर चुका हूँ मैं। तो ये सारी चीजें, मुझे बस यही कहना है कि अगर आप कोई लक्ष्य बनाते हैं तो आप सपना देखो खुली आंखों से। अगर आप वो खुली आंखों से सपना देख रहे हो और उसके प्रति आपकी चाह है, तो आप उसकी तैयारी करो, एक ना एक दिन वो पूरा होता है। आपका अंकित सेन से लेके माउंटेन मैन अंकित सेन तक का सफर बताइए कैसा रहा। 2016 जब बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करने में दार्जिलिंग गया, और मुझे माउंटेनिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। माउंटेनिंग के जैसे कैंप कंप्लीट किए हमने, और मेरा एडवांस कोर्स के लिए सिलेक्शन हुआ। एडवांस कोर्स करने के बाद मैंने पहला एक्सपीडिशन किया माउंट जोगिन, गढ़वाल, हिमालय, उत्तराखंड। 24,000 फीट वहाँ हम पहुंचे एनसीसी की टीम के साथ, और उसमें मैं मध्य प्रदेश से, हम 2 लोग थे। जब हम उस फील्ड में पहुंचे, उस जगह पे पहुंचे, तो रात को 2 बजे हमारी टीम चलने के लिए, आगे चलने के लिए तैयार हुई, और -27 टेम्परेचर था। बहुत तेज हवा, रात को 2 बजे -27 टेम्परेचर। वहां पे मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर आज मैं रुकता हूँ, अगर मैं आज नहीं करता हूँ, तो जो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, या मैं अभी तक इतना पैसा लगाया हूँ, मेरी पूरी फैमिली, और बहुत सारे लोगों ने मना भी किया था कि आप वहां जाके करोगे क्या, तो उन सबको करके दिखाना था। उस दिन रात को 2 बजे हमने ये डिसाइड किया कि आज मुझे चढ़ना है, और सुबह 4 बजे हम ऊपर पहुंचे। सुबह 7 बजे मेरी नाक से कंटिन्यू ब्लीडिंग चालू हो गई, और जब मेरी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 40 से कम आने लगा, मुझे धुंधला धुंधला दिखने लगा, मैं गिरने लगा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे चक्कर आ जाएंगे। नाक से ब्लीडिंग होने के कारण मेरा आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो गया। पर वही बात होती कि छोटे से परिवार से हैं, पापा मम्मी सबका फेस दिखा कि हम इस गांव से आए हैं, जबलपुर से आए हैं। लोग बहुत सारी चीजें बोलेंगे कि हमने तो बोला था आपसे नहीं होगा, पर इन सबको करके दिखाना था। उस दिन हमने डिसाइड किया, या तो आज मैं सबमिट करूंगा, या तो मैं आज यहीं रुक जाऊंगा। और फाइनली फिर मैं 9:30 बजे माउंट जोगिन पहुंचा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया। वहां से जब रिटर्न आया, तो मुझे 2017 ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट अवार्ड मिला एनसीसी में। जब मैं अपनी यूनिट में लौट के आता हूँ, तो मेरे स्कूल के और जो मेरे कॉलेज के बच्चे थे, कैडेट थे जो एनसीसी को, उन सब ने बोला कि रियल माउंटेन मैन, रियल पहाड़ी आदमी अगर कोई है तो ये है, तो इससे अच्छा। सीखना चाहिए हमें। तो उस दिन से लोग मुझे प्यार से माउंटेन मैन बोलने लगे। अच्छा, मैंने बहुत सी वीडियो वगैरह देखी है कि पहाड़ों में जब चढ़ते हैं, एक तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और बहुत सी ऐसा डेड बॉडीज वगैरह जो पुराने माउंटेनियर होते हैं, तो उनको देख के आपको थोड़ा सा डर टाइप का लगता है कि फिर क्या फेस करते हैं आप उस टाइम पे। माउंटेनिंग बहुत ही, मतलब खतरनाक तो नहीं बोलेंगे, एडवेंचर फील्ड में आपको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होता है। माउंटेनिंग अगर आप कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों से लड़ना आना चाहिए। अकेले या रुकना पहाड़ों में, डेड बॉडीज जो आप बोल रहे हैं, आप माउंट एवरेस्ट में आज भी जाएंगे तो लगभग 1700 से लेके 2200 बॉडियां आज भी पड़ी हुई हैं। अरे वाह। और कैंप 4 जो कि डेड जोन नाम ही है, अगर आप वहां जाते हैं, तो बहुत बार आपको ये भी करना होगा कि आप उसके ऊपर हाथ रख रहे हैं, पैर से निकल रहे हैं, आपके बाजू में डेड बॉडी, और आपने टेंट लगाया है, आप टेंट उनके बाजू में लगा रहे हैं, तो ये सारी चीजों को फेस करना, आपको अंदर से स्ट्रांग होना होगा। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर आ गई, तो आप प्रोफेशनल माउंटेनर बन सकते हैं। एक माउंटेनर्स के लिए 2-3 कोर्स, और कोर्स के बाद आप जो एक्सपीडिशन करते हैं, उसमें ये सारी चीजें आपको आती है। इसके साथ ही साथ जैसे ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल हाइट के हिसाब से कम होता है। अगर आप जितनी हाइट गेन करेंगे, आप जितना ऊपर चढ़ेंगे, उतना ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी का कम होगा। इसकी प्रैक्टिस आपको यहीं से करनी होगी। आपको लगभग 7 से 8 महीने, मुझे माउंटेन मैन बनने में लगभग 6 साल लग गए। तो अगर आप कोई बड़ा माउंटेन सबमिट करने जा रहे हैं, तो लगभग 3 से 6 महीने आपको उसकी तैयारी करनी होगी। उसके साथ ही साथ आपको छोटे छोटे ऐसे कैंप लगाने होंगे, आपको सरवाइव करना होगा, आपको एडवेंचर वाली लाइफ जो होती है ना, पहाड़ों में रुकना, टेंट लगाना, टेंट में जाके खुद खाना बनाना, फिर अपना वजन लगभग 10 से लेके 14 केजी, 15 केजी आपको बैग में रख के, पीठ में रख के आपको चलना है, 15 किलो, 16 किलोमीटर दूर। ये सारी चीजें आपको कंटिन्यू 6 महीने, 7 महीने करनी होगी, तब आप प्रोफेशनल माउंटेनर बन सकते हैं। ये सारी कठिनाइयां आपको फेस करनी पड़ती है। और जो एवर लॉन्च होते हैं, बर्फ के तूफान, आंधियां, ये आपको कभी मिल सकती हैं। ऑलमोस्ट बड़े माउंटेन में एवर लॉन्च वगैरह कभी भी आ जाते हैं। हर एक सेकेंड में आप अपनी मौत, आप अपनी जान के साथ खेल रहे हैं। आपको ये नहीं पता होगा कि आपका अगला कदम मौत में जा रहा है, या नेक्स्ट कहाँ जाने वाला है। क्योंकि किरवास, बहुत सारी माउंटेन में ऐसा होता है कि ताजी स्नो गिरती है, तो जो माउंटेन के बीच में जो दरार होती है, वो फटी हुई रहती है, लेकिन स्नो गिरने के कारण वो दरार दिखती नहीं है। और हमारे हमसे गलती ये हो जाती है, हम अपना रूट भटकते हैं और हमारा पैर किरवास में चला जाता है, किरवास अच्छा। में जाते हैं और डेथ। किरवास की हाइट, गहराई हमें पता नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको पहले से सोच के जाना, आपको यहीं से ही आपके माइंड में सेट करना होगा कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम रिटर्न आए।
आपके साथ कभी ऐसा कोई एक्सीडेंट फेस किया आपने? 2017 में बताया माउंट जोगिन, रात को 2 बजे जब हम चलना स्टार्ट किए तो नाक से कंटिन्यू ब्लीडिंग ब्लीडिंग होने का कारण यही है कि प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन उस वातावरण में मेरी बॉडी ढली नहीं, जिस अच्छा। वातावरण में ढलनी चाहिए। -27 टेम्परेचर, एक बार पहली बार मैं बॉडी पहुंची -27 टेम्परेचर में, तो बॉडी को भी पता चला कि -27 टेम्परेचर क्या होता है। और उसके बाद सुबह हमें पता चला कि 16 में से 7 लोग ऊपर पहुंच रहे हैं। और हम जब रिटर्न आ रहे थे तब एक ग्रुप जा रहा था, रेलवे का, आरपीएफ का एक ग्रुप था जो कि माउंट जोगिन सबमिट कर रहा था, पर उनका पूरा एक्सपीडिशन फेल हो गया। और मैंने देखा कि वो अपने साथी को 4 कंधों में लेके एक डेड बॉडी को नीचे उतर रहे थे। वो देख के हाथ के रोंगटे खड़े हो गए कि अगर इनके साथ हुआ तो हम तो चढ़ रहे हैं, तो हमारे साथ भी हो सकता है। और क्या पता मेरे घर रिटर्न जाऊंगा। दीपावली का मुझे याद है, दीपावली थी और मम्मी पापा घर में पूजा कर रहे थे। पूजा के दौरान मम्मी का ऐसा मन हुआ, हर किसी की माँ को एक अंदर से एहसास होता है कि मेरा बेटा ठीक है नहीं। वहाँ मैं बेहोश था, कोमा में, और यहाँ मेरी माँ रो रही थी कि आज दीपावली है और मेरा लड़का घर में नहीं है। पर यहाँ पूजा हो रही थी, बाकी सारी चीज़ें, अंदर से ऐसा लगा कि नहीं मुझे करना है, और एकदम से आँख खुली। और दूसरे दिन मैंने डिसाइड किया कि यार आज ही मुझे सबमिट करके लौटना है, घर में सब वेट कर रहे हैं। तो ये जो फेज़ था, वो जो मोमेंट था, वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहता है, क्योंकि मैंने अपने साथ के 2-3 लोगों को देखा जिनके पैर में फ्रॉस्ट बाइट हो गया, उसका पैर काट दिया गया, हाथ की उँगली काट दी गई, सनबर्न हो गया, आँखों में कुछ दिख नहीं रहा है, ऊपर से आरपीएफ की जो वो बॉडी लेके आ रहे थे। वो जो फेज़ था 2017, वो दिमाग में आज भी है। अंकित जी, जो आपने 7 महाद्वीपों में से 3 महाद्वीप कंप्लीट किए हैं, वो कौन-कौन से थे? मैंने 2023 26 जनवरी माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया है। और उसी साल 15 अगस्त को मैंने यूरोप महाद्वीप माउंट एलब्रूस में भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज लहराया है। और इस साल 2024 मैंने 15 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट कोजेस्को, वहां पहुंचकर हमने भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया है। तो ये तो आपके सारे इंटरनेशनल महाद्वीप हैं। लैंग्वेज बैरियर भी एक दिक्कत होती है। आप हिंदी बोलते हैं, आपको कैसे वहाँ पे दिक्कत हुई, वो बताइए कुछ? लैंग्वेज जैसे देखा जाए, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, तो इंग्लिश तो शुरू से वीक थी, पर मैं बोलता हूँ सपना बड़ा है और सपने के पीछे लैंग्वेज तो आती नहीं है। मातृभाषा हमारी ऐसी है कि हर कोई कहीं ना कहीं ऐसा मिल जाता है जो हिंदी समझता है, बोल नहीं पाता। सेम सारी चीज़ें होती हैं जब हम फॉर्म भरते हैं या जिनके थ्रू हम जाते हैं, जो हमारी कंपनियां होती हैं, वो हमें एक एज अ वॉलेंटियर हमारे साथ रखते हैं, या हमारे साथ शेरपा होते हैं जिनको हिंदी समझ में आती है, और उनके साथ हम उस जगह पे, उस फील्ड पे वर्क कर पाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर तो लैंग्वेज का ही काम है। अगर आप किसी माउंटेन में क्लाइंब कर रहे हैं और सामने वाले को, अगर आपके शेरपा को या आपके लीडर को आपकी लैंग्वेज नहीं आ रही है, और आपको ऑक्सीजन की नीड है, या आपको क्राइम्पोन्स की नीड है, या आपको किसी भी माउंटेनिंग के इक्विपमेंट्स की नीड है, और अगर आप उससे नहीं मांग पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं, तो एक हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात ये होगी जो आने वाले माउंटेनर्स हैं कि वो इंग्लिश तो कॉमन सीखें, सारी जगह यूज करना होता है। बाकी 3 महाद्वीप में सबसे ज्यादा अगर मुझे प्रॉब्लम गई तो यूरोप में। यूरोप महाद्वीप में एलब्रूस में हिंदी भी बहुत कम लोग बोलते हैं और इंग्लिश में भी बहुत कम लोग बात करते हैं। तो हमारे साथ जो लीडर थे वो हमारी प्रॉपर मदद करते थे, और हम उनके साथ आगे गाइड के तौर पे आगे बढ़े। तो आपका ये जो 3 महाद्वीप है, इसमें एक डेथ ज़ोन भी चीज़ होती है कि कुछ एक पर्टिकुलर हिस्सा होता है वो माउंटेन का कि ये डेथ ज़ोन कहलाता है। तो वहाँ के कुछ उसके बारे में कुछ बताइए? सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ अगर देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप में आई हैं, उसकी हाइट भी ज़्यादा है। अफ्रीका महाद्वीप का थोड़ा वेदर अलग है। हम किलिमंजारो में उतरते हैं तो किलिमंजारो एक ज्वालामुखी है। आप नीचे बहुत गर्मी में रहते हैं, अफ्रीका पूरा गर्म है। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं, उसके कैंप 3 में जब जाते हैं, तो वहां से एकदम से ठंडी हवाएं, बर्फबारी चालू होती है, क्योंकि उसके चारों साइड कोई भी माउंटेन नहीं है किलिमंजारो में। और आप जब उसको चढ़ते हैं तो वो फिसलता भी ज्यादा है, रेत का है पूरा। आप जैसे उसको चढ़ते हैं, पता चला आपने 400 मीटर चढ़े, 200 मीटर आप नीचे आ गए। तो ये सबसे ज्यादा फेस करना होता है। और अधिकतर जितने माउंटेन हमने अभी तक सबमिट किए हैं, सारे नाइट में चलना स्टार्ट किया। रात को 2 बजे चलते हैं और सुबह 7-8 बजे हम सबमिट करते हैं। यूरोप महाद्वीप का टेक्निकल पार्ट जो देखा जाए, तो वहाँ एक वी शेप बनता है, जेड बनता है। उस जेड में अगर आप ऊपर पहुंचते हैं, उसके जेड के बाद जो से खड़ी चढ़ाई आती है 60 डिग्री की, वो सबसे टफ है। वहां आपको एनर्जी बचानी होती है। बहुत सारे लोग वहीं गलती करते हैं, पहले भागते हैं, तेज चलते हैं, और आगे जाके फिर उनकी स्पीड कम हो जाती है, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है। क्योंकि ज्यादातर माउंटेन में अगर आपको कठिनाइयां जाएंगी, कैंप 4 जैसे एवरेस्ट में कैंप 4 डेड जोन है। डेड जोन से अगर आप पार हो गए तो आप ये समझ लीजिए कि आपका एवरेस्ट सबमिट है। लेकिन अगर आपने डेड जोन नहीं क्रॉस किया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप रिटर्न डेड जोन तक रिटर्न आ पाएंगे सबमिट करने पर। तो ये सारी चीजों की प्रैक्टिस हमें यहीं से करनी होगी, और यूरोप तो महाद्वीप में हमें वो फेस करना ये पड़ा। आप पूरा माउंटेन चढ़ते हैं, इसमें आपको कितने दिन लगते होंगे टोटल? हर माउंटेन की हाइट पे डिपेंड करता है। किलिमंजारो में हमें 3 दिन लगे, यूरोप महाद्वीप में हमें 6 दिन लगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमें 3 दिन लगे।
एवरेस्ट में 62 दिन लगते हैं, 65 दिन लगते हैं। आगे के जो माउंटेन्स है, देनाली हो गया, तो अकंकागुआ हो गया। इसमें जब ये चढ़ते हैं 3 4 दिन 6 दिन, तो इस टाइम में पूरा खाना वगैरह आप खुद से कैरी करते हैं कि हाँ, वो अलग कुछ रहता है जो भी वो? राशन होता है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, लगभग हमारे बैग में 14 से 15 किलो वेट होता है। अच्छा। हर माउंटेन का अलग अलग है। एवरेस्ट वगैरह में आपको ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी करना होता है। विद एक ऑक्सीजन सिलेंडर आपके मुंह में लगा होगा और एक आपको कैरी करके चलना होगा। इसकी प्रैक्टिस आपको प्रॉपर यहीं करनी होगी। तो आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? मेरा नेक्स्ट प्लान है दक्षिण अमेरिका। उसके बाद इसी साल 2025 में मैं विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। और 2025 में हम भारत का राष्ट्रीय ध्वज लेके जाएंगे माउंट एवरेस्ट पर। अच्छा, तो उसकी तैयारी कैसी चल रही है आपकी? उसकी तैयारी में लगभग 7 साल से तैयारी तो कर रहा हूँ माउंट एवरेस्ट की, पर अब जो प्रैक्टिस कैंप होंगे हमारे, वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जनवरी में भी हमें एक छोटा सा कैंप करना होगा 10 से 15 दिन का। हमें अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज करना होगा। अब मुझे ज़्यादातर छोटे छोटे माउंटेन्स में जाना होगा, हिमाचल, उत्तराखंड, सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू कश्मीर। यहाँ जाकर मैं 10 दिन 15 दिन का एक छोटा कैंप लगाऊंगा, वहीं टेंट लगाऊंगा, वहीं रहूंगा, जिससे मेरी बॉडी प्रॉपर उस वातावरण में ढल जाए। आगे हमें -27 तो मैंने फेस किया है, पर मुझे माउंट एवरेस्ट में -52 भी फेस करना है। अरे बाप तो रे। उसके लिए मुझे अपनी बॉडी को वैसा तैयार करना होगा। जैसे आपने बताया माउंटेन्स में 5 दिन लगता है, 4 दिन लगता है, 7 दिन 8 दिन लगता है, बट एवरेस्ट में ही 62 दिन क्यों लगता है? 62 दिन नहीं, उसमें तो कई बार 65 दिन भी लगते हैं, 60 दिन भी लगते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है, और एवरेस्ट में जाने के लिए आपके अंदर बहुत सारी ताकत, आप अंदर से स्ट्रांग, साथ ही साथ हमारी बॉडी प्रॉपर एक्लिमेटाइज, और एक्लिमेटाइज तब होगी जब हम एवरेस्ट में कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 ऐसे लेवल बने हुए हैं, एक अच्छा। सीढ़ी दर सीढ़ी। तो आपको पहले एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचना है। एवरेस्ट बेस कैंप में लगभग 10 से 15 दिन रहना है, बॉडी को सर्वाइव करना है। आपकी बॉडी जब उस वातावरण में ढल जाएगी, तब आप कैंप 1 में जाएंगे। कैंप 1 में आप अपना राशन रखेंगे, अपना सामान रखेंगे। रिटर्न कैंप 1 से आप रिटर्न एवरेस्ट बेस कैंप में जाएंगे। एवरेस्ट बेस कैंप में फिर 2 दिन रुकेंगे, फिर आप कैंप 1 में जाएंगे, कैंप 1 में 3 दिन रुकेंगे, कैंप 1 से फिर कैंप 2। यही हमारा कंटिन्यू 20 दिन से 30 दिन चलता है, जिससे आप प्रॉपर, आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज हो, आप उस रूट को पहचान पाए। आपने जो सामान लिया है, जो भी इक्विपमेंट्स आप यूज करेंगे ऊपर, ऑक्सीजन सिलेंडर, आपका राशन, ये सब आप प्रॉपर ऊपर पहुंचा पाए। और उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, आपकी बॉडी उस एक्लिमेटाइज में ढल भी रही है। साथ ही साथ आप माउंटेन को पहचान रहे हैं कि कब कैसी हवा आती है, कब कैसा टेम्परेचर घटता है, कब स्नोफॉल हो रही है, कब। तो जब आप लगभग किसी भी माउंटेन के साथ 40 से 50 दिन रहते हैं, तो आप फ्रैंकली टाइप हो जाते हैं, उसके बारे में पता चल जाता है। एवरेस्ट में यही है, आप एक बार में एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते। आपकी बॉडी जैसे ही -52 में पहुंचेगी, 42 में पहुंचेगी, आप खत्म भी हो सकते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर आपको तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए लगभग उसकी हाइट भी है। आप मतलब 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट है। तो एकदम से अगर आप इतनी हाइट पे जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं आप बच पाएँ। इसीलिए हम 60 से 62 दिन लेते हैं। मैंने बहुत सी किस्से सुने हैं माउंटेन्स के कि वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत होती हैं। आपने कभी कोई चीज़ ऐसी फेस की है? फेस बताएं, हम 2018 में नेपाल संदकफू एक ट्रैक है, और हम वहाँ पे गए हुए थे अपनी टीम के साथ। मेरे साथ जबलपुर के 4 लोग और थे, और हम रात को कैंप में पहुँच गए और हमने अपना टेंट वगैरह लगाया। हम उस जगह को विजिट कर रहे थे। कभी भी किसी भी जगह जाओ, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनली मानना है कि आप उस जगह के बारे में रेकी करो। क्या नई चीज़ है, क्या सीखने मिल रहा है। हम संदकफू ट्रैक में जब पहुंचे, टेंट के पास में एक छोटा सा मंदिर था। वो मंदिर हमें दिख रहा था, मुझे ऐसा लगा जाके दर्शन करना चाहिए। हिंदू धर्म से हैं, तो हम मानते हैं कि हम्म। भगवान का हमारे साथ रहना या उनकी पूजा करना बहुत मदद होता है। जब हम उस मंदिर के पास पहुंचे कैंप से, तो वो जो रास्ता था, वो रास्ते में हम जाते गए और अंदर जाके हम गुफा में घुस गए। और जब हम उस गुफा में घुसे, तो हमें वहाँ पानी के बबल्स की आवाज़ आ रही है। हम 4 लोग थे, उसमें एक हिंदू, हम तो हिंदू थे, साथ में एक जैन और एक मुस्लिम भी था। तो वो तो मना कर दिया सामने जाने के लिए, भाई मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। पर मुझे इच्छा थी जानने के अंदर है हो क्या रहा है, किस चीज़ की आवाज़ है। हम जब उस गुफा में अंदर गए हैं, और अंदर जाने के बाद हमने देखा कि धुआं, प्रॉपर उस बुलबुले से धुआं भी निकल रहा है। और उसके पास में जब गए, तो हमें ऐसा लगा कि उसके अंदर सोना या हीरे या जवाहरात इस टाइप के रखे हुए हैं। पर जब हम और पास में जाते हैं, तो देख रहे हैं कि सोने के सिक्के टाइप के दिख रहे हैं। और हमसे रहा नहीं गया, चारों बहुत खुश कि हम्म। हमें खजाना मिल गया करके। और वो भी नेपाल जैसी जगह में, एक माउंटेन में होता है, बहुत सारे किले, पूर्वजों के बंगले वगैरह बने, घर वगैरह बने रहते हैं। तो हो सकता है कुछ भी। तो हमारे एक साथ के लड़के ने उसमें हाथ डाला, जैसे ही हाथ डाला, पानी में करंट टाइप का था। करंट हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि -60 टेम्परेचर है, और आप 7 टेम्परेचर में एकदम से अपने गर्म कपड़े उतार के आप किसी ठंडे पानी में डालेंगे, तो आपको करंट तो लगेगा। उसने जैसे ही हाथ डाला,
सिक्के निकाले हमने, सिक्के सब ने बिगर देखे जेबों में रखे और हम अपने टेंट की तरफ दौड़ लगा दिए। टेंट में आए, अब रात भर हमसे रहा नहीं गया, 2 तो बज गए, 2 बजे तक हमने काट दिया। 2 बजे के बाद बहुत तेज हवाएं चालू हुई और विंडो हमारी बंद चालू। तो जो साथ में दूसरा लड़का था उसने बोला कि भाई हमने गलत किया है, हमें चल के वो पैसे वहीं रख देने चाहिए, नहीं तो आज हम बचेंगे नहीं। और जो जिस लड़के ने हाथ डाला था उसमें पानी में, उसका हाथ पूरा सुन्न पड़ गया। सुन्न पड़ा इसलिए क्योंकि -7 टेम्परेचर में एकदम से ठंडे पानी में हाथ डाला, इसलिए उसका हाथ सुन्न पड़ा। पर अब दिमाग में बहुत सारी चीजें आई और वो हवाएं, फिर वो आवाज, तो हम लोगों ने फिर हिम्मत बांधी और 4 में से हम 2 लोग बचे। और जब हम 2 लोग उस जगह पे पहुंचे तो हमें वो मंदिर नहीं मिला, वो मंदिर ही नहीं मिला। हम ढूंढते रह गए, हमें मंदिर नहीं मिला। 4 बज गए, उंजेला होने लगा और हमने वो पैसे भी नहीं देखा, हम रिटर्न आ गए अपने टेंट में। टेंट में आने के बाद जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे जबलपुर के, हम उनके साथ बैठे और हमने दिखाया। सुबह देखा तो वो सारे सिक्के पीतल के, हमने सोचा सोने के। पर हम सुबह भी वो मंदिर ढूंढे तो मंदिर नहीं मिला। तो आज भी वो सिक्के हमारे पास हैं, पर मैं आश्चर्य में हम यही है कि वो मंदिर गया था। या तो ये भी हो सकता है हमने जो सिक्के लोगों को दिखाए वो ना दिखाते तो वो सोने के ही होते। यति, हिम मानव या बिग फुट, इनके बारे में बहुत से किस्से सुने, आपने कभी इस चीज के बारे में फेस किया? हम बिरगू लेक एक ट्रैक है वहां पे गए थे, तो टेंट हमने जब लगाया चारों साइड बर्फ थी। तो टेंट हम जिस जगह लगाते हैं उधर बहुत कम ही लोग होते हैं क्योंकि हाइट ज्यादा होती है, मतलब एज अ टूरिस्ट भी वहाँ कोई आता नहीं है। तो हाइट साइड एक्सप्लोर करने गए, जब पता चला तो हमने ऐसे 2-3 ऐसे पैर देखे कि ये पैर, इतना बड़ा पैर तो किसी का नहीं होता। साथ के टीम के सारे बच्चों को दिखाया कि ये देखो, जो हिम मानव बोलते हैं ना, मतलब हिम मानव को तो नहीं देखा पर उसके पैर देखे। रात में अगर आप, मतलब आपको ऐसा एहसास जो होता है ना, आप टेंट के अंदर रहेंगे तो आपको अलग अलग आवाज, अलग अलग चलने की, ये ऑलमोस्ट माउंटेन में होता है बहुत सारे। कुछ लोग बोलते हैं भालू, स्नो लेपर्ड मैंने देखा है, अपनी आंखों के सामने देखा है, पर जो पैरों की बात कर रहा है वो महसूस किया है। हमारे साथ कोई ना कोई डॉग होता है पहाड़ों में, आप किसी भी डॉग को थोड़ा सा खिला दो वो आपके साथ चलता है। रात को आप देखेंगे 2 के बाद वो डॉग बहुत भौंकता है, उनको फील होता है, वो देखते हैं। तब हम अपने टेंट के अंदर ही रहते हैं। तब ऐसा लगता है कि नहीं अभी बाहर निकलना सही नहीं होगा, क्योंकि नई जगह है और उस जगह में हमें नहीं पता है कि आसपास क्या है, हम किस जगह टेंट लगाएं। तो ये सारी चीजें महसूस होती हैं। बहुत सारे लोगों ने पैर देखे हैं, हमने भी पैर देखे हैं, पर एज अ फेस कभी ऐसा नहीं किया कि सामने कोई आके खड़ा हो गया। ये तो भैया अंकित जी, ये तो बात होगी आपकी पूरी माउंटेनिंग की। अब अपने अचीवमेंट के बारे में बताइए कि आपको बहुत से पुरस्कार तो मिले ही होंगे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैं शासन के बड़े प्रोजेक्ट में, जैसे विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, स्मार्ट सिटी, नगर निगम, तो मैं 2021 जबलपुर स्मार्ट सिटी का ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ, साइकिल फॉर चेंज का। उसके बाद मुझे 2023 विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, 2024 लोकसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, और अभी मैं जबलपुर नगर निगम का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। उसके साथ साथ 2021 मुझे महाकौशल खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। 2022 मुझे श्रीमंत माधवराव सिंधिया खेल अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं 2017 ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट रहा, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जबलपुर का पहला लड़का हूँ जो लद्दाख अल्टीमेट साइकिल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ उसके बाद बेस्ट कैडेट के बाद सीएम अवार्ड मिला मुझे। अभी मेरी तैयारी है विक्रम अवार्ड के लिए कि मैं माउंट एवरेस्ट करूं, और मध्य प्रदेश शासन का एक बड़ा अवार्ड होता है विक्रम अवार्ड, उसको लेना चाहता हूँ। आपका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, तो उसके बारे में बताइए, किस चीज़ का रिकॉर्ड आपने बनाया, एशियाज रिकॉर्ड में, वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसमें? 2023 26 जनवरी अफ्रीका महाद्वीप के स्टेला पॉइंट पर हमने भारत का 350 फीट का तिरंगा लहराया था, और वो हमारा एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। जैसा आपने बताया कि माउंटेन ऐसा हंसी खेल नहीं है हर किसी के लिए, वैसे ही सियाचिन में अपने भारत के जवान वहाँ रहते हैं 6-6 महीने, तो उसके बारे में आप बताइए, कितना कठिनाई उनको झेलना पड़ती होगी, वहाँ पे फेस करना पड़ती होगी। जो माउंटेनर है वो बहुत अच्छे से ये चीज समझ सकता है कि इंडियन आर्मी के जवान जो हमारे बॉर्डर में चारों साइड हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं, आज ड्यूटी दे रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर की जो आप बात कर रहे हैं, वहां पे जो आर्मी है उनकी प्रॉपर 2 से 3 महीने ट्रेनिंग होती है। -22 टेम्परेचर, -25 टेम्परेचर में उनको रखा जाता है। वो वहाँ ट्रेनिंग देते हैं, दिन रात 2-2 4-4 घंटे उनको बर्फ में चलाया जाता है, क्योंकि हमारे पास जो स्नो बूट होते हैं वो काफ़ी वेटेड होते हैं, उसको पहन के चलना बहुत कठिन होता है। इंडियन आर्मी को तो सलूट है ही, क्योंकि हमारे देश की सेना जो हमारे देश को बचा रही है। पर मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक माउंटेनर हूँ और मैं ज़्यादातर 365 दिन में बर्फ में ज़्यादा रहता हूँ। तो सियाचिन ग्लेशियर जो 19,000 फीट, 16,000 फीट, 17,000 फीट में जो ड्यूटी दे रहे हैं, तैनात हैं,
उनके लिए बहुत कठिनाई है। आप लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे उनको आर्मी वालों को फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है, उनके पैर काट दिए जाते हैं। आप देखना बहुत सारे जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी दी है, उनके हाथ की उंगलियां कटी। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है? फ्रॉस्ट बाइट अगर आपके पैरों में या हाथ में हो जाए तो गलने लगता है शरीर, तो उस हिस्से में जान नहीं होती है, ब्लड सर्कुलर कुछ तो नहीं वो होता ठीक है। नहीं होता? नहीं, वो ठीक नहीं होता है, आपको उस हिस्से को काटना ही पड़ेगा अगर आप आगे उससे बचना चाहते हैं, क्योंकि वो फैलता भी बहुत जल्दी है। तो आप उस जगह को काट देते, तो बहुत सारे इंडियन आर्मी के ऐसे जवान मिलेंगे, अधिकारी मिलेंगे, जिनके पैरों की उंगलियां कटी हैं, हाथों की उंगलियां कटी हैं, कान कटा है। ये सारी चीजें ठंड से होती है, माइनस टेम्परेचर से होती हैं। हम प्रॉपर बॉडी को एक्लेमेटाइज इसीलिए करते हैं कि हमें ये फेस ना करना पड़े। इंडियन आर्मी के जवान जो 2-2 महीने सियाचिन ग्लेशियर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने भारत देश के लिए जान से जोखिम करके वहां रह रहे हैं, उन सब के लिए बहुत मुश्किल है। पर बोलते हैं ना कि एक जज्बा, एक जुनून देश के लिए, वो आप उनमें देख सकते हैं। वहां जाने के लिए आपको प्रॉपर 6 से 7 महीने तैयार किया जाता है, छोटी हाइट में। फिर उसके बाद आपको उस हाइट में ले आके रखा जाता है। अंकित जी, एक बात बताइए कि पहाड़ तो है आपका एक एडवेंचरस, पहाड़ और शहर के बीच में आप क्या डिफरेंस बताएंगे? मेरे लिए तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो सुकून है, मैं एक मुसाफिर टाइप का हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अब जब भी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या अकेलापन या ऐसा कुछ भी फ़ील करता हूँ कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये लगता है मुझे पहाड़ों में चले जाना चाहिए। शहर का जो शोर, प्रदूषण, आप जो माउंटेनर्स हैं, जो पर्वतारोही हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, जो एडवेंचर लाइन को फ़ील करते हैं, उनको शहर अच्छा नहीं लगता। शहर इसलिए भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि यहाँ चहल-पहल, हल्ला, पर जो पहाड़ी आदमी होता है, जो पहाड़ों में रहता है, वहाँ शांति, हवा, नेचर, आप कनेक्ट हो जाते हैं पहाड़ों से। आप नेचर के साथ जुड़ जाते हैं, और जो नेचर के साथ जुड़ जाता है वो मोबाइल, फ़ोन, ये सारी चीज़ों से बहुत दूर हो जाता है, शोर-शराबे से। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे, एक तो बहुत ही अच्छा वातावरण होता है, नेचर के साथ जुड़ना, सुबह का व्यू, शाम का व्यू, डायरेक्ट आप कनेक्ट हो रहे हैं। अब मुझे तो ऐसा लगता है आप डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं उस फील्ड में। शहर में हम लोगों से कनेक्ट होते हैं, रोज़ फेस करते हैं, प्रदूषण को फेस कर रहे हैं, चहल-पहल को फेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको ऐसा देखने मिलेगा जो हमें पसंद नहीं होता। तो मेरे लिए सारी चीज़ें पहाड़। ऐसे आप देखते होंगे आज का यूथ क्या है कि हमको पार्टी करना है, रील बनाना है, घूमना है। उनमें ये जज्बा और ये सब चीजें अब नहीं है कि एडवेंचरस, कि हमको पहाड़ जाना है घूमने, कि हमको कुछ अपने लाइफ में अचीवमेंट करना है। तो उनके लिए कुछ बोलिए। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि पहाड़ी आप माउंटेनिंग करो, पर आज की जो यूथ है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी। सबसे ज़्यादा अभी की जो यूथ है, आज की यूथ वो नशे की लत में बढ़ रही है। मोबाइल्स जो आप देख रहे हैं, आज जब से कोविड आया, कोविड के बाद 6वीं क्लास का बच्चा भी फ़ोन चला रहा है। मैं ये कह रहा हूँ फ़ोन बहुत उपयोगी है, और उसका दुरुपयोग भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। रील्स की बात करेंगे तो अब व्यक्ति ना फ्री हो चुका है। व्यक्ति को ये लगता है कि मैं वीडियो बना के ही पैसे कमा सकता हूँ। वो कुछ करना नहीं चाहता, और उनके माँ-बाप को भी ये चीज़ बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को काम करते देखा है, और आज भी मेरे पेरेंट्स अभी भी काम कर रहे हैं। ₹6000 की जॉब में वो मेरे से बहुत बड़े सपने देखते हैं, और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं कुछ ऐसा करूं। आज की जो यूथ है वो, उनका कोई एम नहीं है, अपने एम से भटके हुए हैं। वो किसी भी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको एज अ स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए। मतलब आप दिन भर की बिल्कुल, रूटीन में हाँ, एक घंटा फिजिकली अपना एक्टिविटी फिजिकली होना हो। चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप माउंटेनिंग करें, आप जिम करिए। आप जिम करने के बाद आप योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। ये सब आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा है। कोविड के आने के बाद व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। आपके अंदर वैक्सीन ज़रूर लगी, पर आप कहीं से भी फिट नहीं हैं। बड़े-बड़े बर्गर खाने से, पिज़्ज़ा खाने से व्यक्ति स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है। आप घर से निकलिए, आप 2 घंटे एक्टिविटी करिए, ऑटोमेटिक आपकी भूख बढ़ेगी, और आपका एम बनेगा। जिस दिन आप एम बना लेंगे, आप ऑटोमेटिक स्पोर्ट्स लाइन में आ जाएँगे। अभी व्यक्ति केवल वीडियोज़, फ़ोटोज़ में लगा हुआ है। उनको ये लगता है बहुत अच्छा रास्ता है ये करियर बनाने में, पर मुझे ये लगता है ये जब तक इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया है। जिस दिन सोशल मीडिया जाएगी, कहीं के नहीं रह जाएँगे। स्पोर्ट्स लाइन ऐसी है कि आपके अचीवमेंट आपके नाम से जुड़ रहे हैं। आप रहें ना रहें, मुझे पता है मैं रहूँगा, नहीं रहूँगा, पर मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं वो कहीं न कहीं मेरे नाम के अनुसार जुड़ते जा रहे हैं। एक-एक रिकॉर्ड, आज 7 से 8 रिकॉर्ड बन गए हैं, 60 से 8 बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। तो ये अगर मैं नहीं भी रहूँगा तो मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे घरवालों को या मेरे आने वाली पीढ़ी को लोग बताएँगे कि माउंटेन मैन अंकित ये था, उसके ये रिकॉर्ड है। पर आप वीडियोज़, फ़ोटो से क्या साबित करेंगे? तो मैं तो बस यूथ को यही बोलूँगा कि अपना एक लक्ष्य बनाएँ, उस लक्ष्य के पीछे भागें। आपका एक सपना होना चाहिए, उस सपने में मेहनत करो, और आप सोचें कि आप अगर भारत में जन्म लिए, आप अपने घर में जन्म लिए, तो आपका कोई विज़न होना चाहिए, आपका एक विज़न बनना चाहिए। अगर आप उस विज़न बना के उस विज़न के पीछे चलेंगे, तो वो फिर आप आगे जाके सक्सेस हो सकते हैं। अंकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए, दी लोक मंगल न्यूज़ ओरिजिनल पॉडकास्ट में। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया।